बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन इजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी, तो क्लास 9, जैसे कि आपको पता है कि हमने 9 क्लास का एक लेक्चर बनाया था जिसके अंदर हमने फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 जो है उसको डिस्कस किया था। उसके अंदर जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने देखा था और ये भी देखा था कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम 9 क्लास की हमारे पास फ़िज़िक्स है और इसके अंदर हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास। ठीक है, जो कि है टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस। इसके अंदर जितने भी आपके पास लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम डेली बेसिस पे मैथ्स के भी लेक्चर अपलोड करते हैं और इस तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मार्किंग भी करवाते हैं। ठीक है, तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 जो कि है टर्निंग इफेक्ट। इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे आपके पास पेज नंबर 85 है। इसके अंदर आपने कुछ भी याद नहीं करना, आपने आना है पेज नंबर 86 के ऊपर। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट आर्टिकल है विच इज़ 4.1 और 4.1 के अंदर आपके पास लिखा हुआ है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसके अंदर आपने क्या चीज़ याद करनी है? सबसे पहले तो आपने यहाँ से याद करना है सच फोर्सेस। सच को आप काट दें, यहाँ पे कह सकते हैं आप डी लिख सकते हैं। द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। यहाँ तक आपके पास पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन है और ये शॉर्ट में है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक पैरेलल फोर्सेस। यहाँ पे ये आपके पास डेफिनेशन है लाइक पैरेलल फोर्सेस की। ठीक है, लाइक पैरेलल फोर्सेस ये पैरेलल की है और ये लाइक पैरेलल। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस आपके पास कौन सी होती हैं? जो एक जैसी होती हैं। ठीक है, अब इसकी आपकी डेफिनेशन है ये पिंक वाली। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन। ये आपके पास शॉर्ट के अंदर आ सकती है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लिखा हुआ है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो है ये भी आपके पास डेफिनेशन है किसकी? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ये आपको किस तरह से आ सकता है? ये आपको डिफाइन करके भी आ सकता है। ठीक है, और ये आपको डिफरेंस भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन राइट द डिफरेंस बिटवीन लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी एडिशन ऑफ द फोर्सेस। एडिशन ऑफ द फोर्सेस आपके पास क्या है? ये आपके पास डेफिनेशन है अ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट का वर्ड जो है वो एडिशन के लिए ही इस्तेमाल होता है, तो ये आपके पास डिफाइंड रिजल्टेंट फोर्स भी आ जाएगा। अगर रिजल्टेंट फोर्स आए तो भी आपने ये डेफिनेशन लिखनी है और अगर आपको कहे कि डिफाइन एडिशन ऑफ फोर्सेस तो भी आपने ये लिखनी है। तो ये आपके पास 2 नंबर की डेफिनेशन है। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है हेड टू टेल रूल का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट है। इसको आपने कितना याद करना है? ये आपने याद करना है अ ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और इसको आपने लास्ट तक जो है वो याद करना है। ठीक है, और इसके साथ आपने ये जो डायग्राम बनी हुई है, थोड़ी थोड़ी लाइंस बनी हुई हैं, इनको भी आपने बना लेना है ताकि आप जो है आसानी से ये बता सकें कि वेक्टर कैसे ऐड हो रहे हैं बाय हेड टू टेल रूल मेथड। ठीक है, ये आपको आ सकता है किस तरह से क्वेश्चन? एक्सप्लेन हेड टू टेल रूल। ठीक है, डिफाइन में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है डिफाइन हेड टू टेल रूल, तो भी आपने यही लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसको थोड़ा सा मैं जूम कम कर देती हूँ। यहाँ से आप देखें रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास? एक्सप्लेन द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। या फिर आपको ये बोला जा सकता है कि फोर्सेस को हम किस तरह से जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अंदर जो है वो रिजॉल्व करते हैं, मतलब हाउ वी कैन रिजॉल्व द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो आपने इसको कितना याद करना है? आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है इतनी सी। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी डेरिवेशन करनी है जो कि आपने यहाँ से कंसीडर से शुरू करनी है और लास्ट तक आपने लिखनी है। तो ये आपके पास 4 मार्क्स का जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और अगर डेफिनेशन आए तो वो आपको कह सकता है डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो आपने डेफिनेशन जस्ट इतनी सी लिख देनी है। उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इस जो आपके पास ये जो डायग्राम बनी हुई है, तो ये ग्राफ जो बना हुआ है ये आपने जो है इसको भी याद रखना है और इसको भी आपने लाजमी बनाना है क्योंकि ये सारी जो डेरिवेशन है वो इसी के ऊपर बेस करती है। उसके अलावा
आपके पास जो है ये वाला भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो आपके पास नेक्स्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो इसके अंदर ये वाला और ये वाला तकरीबन सेम है, लेकिन इसके अंदर हम फोर्स को यूज़ करके एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल रहे थे, और इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, एक्स और वाई कंपोनेंट को यूज़ करके हमने फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आपको कह सकता है कि डिटरमिन द फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, ठीक है। और ये इसके साथ भी आपने कितना याद करना है, इसको आपने याद करना है, यहाँ से आप शुरू करें, ठीक है, यहाँ से आप शुरू करें कंसीडर से, और इसको लास्ट जो है जहाँ तक ये एंड हो रहा है यहाँ तक आप इसको याद करेंगे। ये डेरिवेशन बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास जो डायग्राम है ये भी आपने इसके साथ, ये ग्राफ जो है ये आपने इसके साथ बनाना है। तो ये दोनों हमारे पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर और इस वाले क्वेश्चन के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये वाली डेरिवेशन करनी है या फिर ये वाली डेरिवेशन करनी है। तो इसके अंदर डिफरेंस ये है कि आपके पास जब आपको बोला जाएगा कि आप फोर्स को रिजॉल्व करें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर, मतलब एक्स वाई कंपोनेंट के अंदर, तो आपने ये वाली डेरिवेशन करनी है। तो आपको ये बोला जाएगा कि डिटरमिन द फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, देन आपने ये वाली करनी है, मतलब आपने फोर्स फाइंड करनी है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए, तब आपने ये करनी है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जी, जो कि है हमारे पास आर्टिकल 4.4 विच इज़ टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। इसके अंदर सबसे पहले तो आपने रिजिड बॉडी की जो है वो डेफिनेशन याद करनी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन याद करनी है। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है आपके पास, अ बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पेयर ऑफ particles of a body do not change by applying a force, then it is called a rigid body, ठीक है। ये आपके पास जो है rigid body की डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन की। इसको आपने याद करना है, कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन, द पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कल विद देयर सेंटर्स ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी। तो ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अगर एग्जाम्पल्स लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं जी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है टर्निंग पेंसिल इन अ शार्पनर, टर्निंग स्टॉप कॉक ऑफ अ वाटर टैप, टर्निंग डोर नॉब, एंड आल्सो सो ऑन आर सम एग्जांपल वेयर अ फोर्स प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एग्जांपल्स भी हैं। उसके बाद नीचे आपके पास लिखी हुई है डेफिनेशन, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ये आपके पास टॉर्क की डेफिनेशन है, और टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो ये आपके पास टॉर्क की डेफिनेशन है। जब आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है तो टॉर्क की डेफिनेशन है, तो आपने साथ में टॉर्क का जो है यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, जो कि है टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला लिखना है, और इसके साथ इसकी जो यूनिट है वो नेक्स्ट पेज पे आपको दी गई है। ऐसा यूनिट ऑफ द टॉर्क इज़ न्यूटन मीटर, तो ये आपने इसके साथ में यूनिट भी लिखनी है। तो इस तरह आपका 2 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद इस नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने जो है यहाँ से याद करना है शुरू से लेकर, तो यहाँ तक आपने इसको याद करना है। और इसका क्वेश्चन आपके पास क्या बनेगा, ये मैं जूम करती हूँ, आप देख लें। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल दैट द टॉर्क डिपेंड अपॉन द फोर्स एंड मोमेंट आर्म, कि हमने एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ कि जो टॉर्क होती है वो डिपेंड करती है फोर्स के ऊपर और मोमेंट आर्म के ऊपर। तो ये आपके पास इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं जी नेक्स्ट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है, व्हाट इज़ मेंट बाय लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, या फिर आपको डिफाइन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स, ये आपको आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक इसको याद करना है, साथ में ये वाली डायग्राम बनानी है। उसके बाद मोमेंट आर्म की अगर हम बात करें तो मोमेंट आर्म की हमारे पास डेफिनेशन आती है जी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्टेंस दिस। यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। ये आपके पास मोमेंट आर्म की डेफिनेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी मार्क्स ना कटे तो फिर आप क्या करें कि इसको यहाँ से द टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स डिपेंड अपॉन अ फोर्स एंड द मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स। आप ये भी लाइन जो है साथ में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो है चाहते हैं कि आपका कोई मार्क ना कटे तो आप ये साथ में ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया।
तो क्लास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का। इसके अंदर आपके पास जो डेफिनेशन है वो है क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की। ठीक है, तो इसको आपने क्लॉकवाइज मूवमेंट की जो डेफिनेशन है वो कहाँ से कहाँ तक याद करनी है, वो आपने याद करनी है यहाँ से। अ फोर्स दैट टर्न अ स्पैनर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज जनरली यूज टू टाइटन अ नट। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन पे आ जाना है और याद करना है द टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन पे आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है टू लूजन अ नट द फोर्स इज अप्लाइड सच दैट इट टर्न्स द नट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की डेफिनेशन है हमारे पास अ बॉडी इज बैलेंस इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन इट। तो ये आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी सेंटर ऑफ मास का। और सेंटर ऑफ मास में आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर आपने इसकी पिंक वाली डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आना है, यहाँ पे कपल है, कपल की आपने डेफिनेशन याद करनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम के अंदर आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है जो कि है अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है और इसके साथ आपने एक एग्जांपल भी लिखनी है जो कि है आपके पास अ कार मूविंग, यहाँ से अ कार मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन द लेवल रोड एंड एरोप्लेन फ्लाइंग इन द एयर विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर द एग्जाम्पल ऑफ द बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल हो गई। उसके बाद यहाँ पे है कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आपके पास फर्स्ट कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद सेकंड कंडीशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास आपने याद करना है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम के लिए आपने कहना है देयर आर, यहाँ से आपने लिखना है देयर आर टू कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम टू फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आपने अ बॉडी फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम आपको कहेगा कि आप बताएं स्टेट फर्स्ट कंडीशन ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम, या कहेगा एक्सप्लेन फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो आपने यहाँ से शुरू करना है और नेक्स्ट पेज पे आ जाना है और इसको याद करना है आपने लास्ट तक। ठीक है, लास्ट तक नहीं तो आप कम से कम इतना ज़रूर याद करेंगे, इसमें एग्जाम्पल आपकी आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम का। इसको हम शुरू से ही शुरू करेंगे और लास्ट तक इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी कटिंग नहीं कर सकते हैं। ये आपको आ सकता है वाई वी नीड आ सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, या फिर सिंपल आपको आ सकता है एक्सप्लेन द सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आना है। नेक्स्ट पेज के अंदर आपके पास हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम की हालतें कौन कौन सी हैं। यहाँ पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है जो कि ये वाली है, और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है और इसकी डेफिनेशन आपने ये याद करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास जो हैं ये तीनों डेफिनेशन हैं जो कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट की बात करें तो फर्स्ट सेकंड कंडीशन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स और डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स, ये वाला आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मतलब इसके अंदर टोटल हमारे पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हेड टू टेल रूल को डाल के 5 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने शॉर्ट के लिए भी तैयार करना है, लॉन्ग के लिए भी तैयार करना है। तो क्लास, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने 4 चैप्टर को कंप्लीट देखा कि इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है, शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है। और आई होप कि आपको जो भी इसके रिलेटेड डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी किसी किस्म का कोई डाउट है या अगर आपने कोई डेरिवेशन समझनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर जो है ज़रूर आपको वीडियो बना दूँगी। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।